जी अस्सलाम वालेकुम सबको। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक नया टूल आज आपके टूल बैग में ऐड होने वाला है और ये टूल बहुत शानदार टूल है। बिलीव मी, ये मेरा फेवरेट है और किसी वजह से ही फेवरेट है, और हो सकता है ये आपका फेवरेट ना हो, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा, अगर उस तरीके से इसको समझ लेंगे, इसको इस्तेमाल करना सीख लेंगे, तो हाईली ये चांसेस हैं, पॉसिबल है कि ये आपका भी फेवरेट टूल हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्ट करता है, काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग जो सिग्नल्स हैं वो इससे मिलते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि इसने कभी डिसअपॉइंट किया हो अगर इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो। बड़ी आम सी चीज़ है, आपने नाम इसका लाजमी सुना होगा, मूविंग एवरेजेस। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा एक मिक्स्ड सा टॉपिक हो जाता है। इसको जब आप समझने की कोशिश करते हैं, देखो हर बंदे का ना इसको यूज़ करने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। कईयों ने अपने कुछ फार्मूलाज बना लिए हुए हैं इनको लेके कि ये वाली मूविंग एवरेज आप यूज़ करें तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखें, कोई फार्मूला फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा देर काम नहीं कर सकता। ठीक है, कोई ऐसा एक स्ट्रेटजी आपको किसी ने बना के दे दिया है, वो हफ्ता दो महीना डेढ़ काम करेगी, उसके बाद काम छोड़ देगी, अपना बंद कर देगी काम करना। तो वक्त के साथ साथ आपको हर स्ट्रेटजी में खुद थोड़ा सा क्रिएटिव हो के कई और चीज़ों को जहन में रख के फिर एक ट्रेड फाइंड करनी होती है। बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे कि ये होती क्या है और फिर इनका यूज़ कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पहले सीखते आ रहे हैं, पहले हम एग्जांपल्स के साथ इसको वाइट बोर्ड पे समझेंगे कि ये काम कैसे करती हैं, इनके पीछे क्या चल रहा होता है, और फिर हम आगे चार्ट पे जाएंगे और इनको डिस्कस करेंगे। विजुअली हम प्रैक्टिकली इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, और कैसे अप्लाई करना है ज़रा गौर कीजिएगा इस लेक्चर पे ना, ज़रा ध्यान से, और इसको लिखिएगा अपने साथ, नोट्स बनाइएगा, काफ़ी काम आने वाले हैं आपके आगे फ्यूचर में। तो अभी वाइट बोर्ड की तरफ हम चलें तो मूविंग एवरेज। ठीक है, एवरेज आप समझते हैं ना क्या होती है, कि एक गाड़ी की भी एवरेज होती है, बाइक की भी एवरेज होती है, कि 1 लीटर पेट्रोल में ये कितने किलोमीटर्स चलती है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कहो ना कि मेरी गाड़ी 1 लीटर में, उसने कह लेते हैं जी 16 किलोमीटर्स की एवरेज दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने, फ़र्ज़ करते हैं आपके घर से आपके ऑफिस तक का जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप अपने ऑफिस पहुंच जाते हो 1 लीटर पेट्रोल में, ऐसे ही है। अब आप ये कहोगे कि ये 16 किलोमीटर्स में से हर 1 किलोमीटर ने सेम वो लिया होगा, पेट्रोल की वो अमाउंट ली होगी, और उसके बाद 16 की एक एवरेज मेरे पास आ गई है। लेकिन वो ऑब्वियसली आप जानते हैं ये तरीका गलत है। एवरेज ऐसे भी हो सकती है कि इन 16 किलोमीटर्स में हो सकता है किसी 1 किलोमीटर में आप ट्रैफिक में फंसे हों, वहाँ पर आपने ज़्यादा रेस ब्रेक दी हो, और उस 1 किलोमीटर में आपकी एवरेज आ गई हो 12 किलोमीटर पर लीटर की। ठीक है, और उसके बाद आप जब ट्रैफिक से बाहर निकले हैं, कोई सीधा साफ रोड आया है और आप कंसिस्टेंटली एक ही हल्का सा पैडल रख के अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, तो उस टाइम आपकी पर किलोमीटर जो एवरेज हो सकता है वो 20 किलोमीटर्स तक पहुंच गई हो। अभी नहीं आपको पता एवरेज निकली क्या है, अभी आप गाड़ी चला रहे हो, अभी गाड़ी आपको एवरेज शो कर रही है। अगर आपकी गाड़ी में एवरेज वाला मीटर है तो आप लाजमी इस चीज़ को जानते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी कभार वो शो करती है कि 22 की एवरेज इस टाइम चल रही है आपकी, कभी कभार वो 25 की एवरेज शो करती है, कभी कभार वो कहती है कि 10 पे आ गई है आपकी एवरेज। फिर आप पूरे किलोमीटर्स चल लेने के बाद जब किलोमीटर्स को 1 लीटर के ऊपर डिवाइड करते हो, अगर आपने पेट्रोल का हिसाब रखा हो, तो डिवाइड करने के बाद आपको पता चलता है कि टोटल जो ओवरऑल मेरी एवरेज आई है ना, वो 1 लीटर में 16 किलोमीटर्स की आई है।
ठीक है, वो कभी 12 भी हो रही थी, कभी 20 भी हो रही थी, 22 भी हो रही थी, लेकिन सबको मिला के उन सब की एक जो एवरेज निकल आई है वो 16 किलोमीटर निकल आई है, और यही मेन एवरेज है, यही ठीक एवरेज है आपकी। सही है। प्राइस में भी, फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी मूविंग एवरेज एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है। इसको समझने के लिए देखो, प्राइस मूव कर रही है, प्राइस के मूव करते हुए, जस्ट अ सेकंड यार, ये क्यों इसका इरेजर काम, अच्छा आ गया। एवरेज हम 2 दिनों की भी निकाल सकते हैं, 10 दिनों की भी निकाल सकते हैं, 1 दिन की भी निकाल सकते हैं, 1 घंटे की भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? हर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम उस टाइम फ्रेम की एक एवरेज निकाल सकते हैं। बताता हूँ, अभी कंफ्यूज नहीं होना आपने, परेशान नहीं होना, अभी हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ जी मुझे पिछले 10 दिनों की एवरेज निकाल के दें। एक चार्ट है, यूरो यूएसडी है या कोई भी करेंसी पेयर है, उसकी एक प्राइस की एवरेज मुझे निकाल के दें पिछले 10 दिनों की। अब पिछले 10 दिनों में ये प्राइस किस लेवल पे क्लोज हो रही है, मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लोजिंग मैटर करती है। पूरे दिन के एंड पे कैंडल किस जगह पे क्लोज हुआ ये मैटर करता है। उसने कितना विक मारा है, कितना वो ऊपर नीचे गई है, ये मैटर नहीं करता। क्लोजिंग मेन चीज़ है। तो पिछले 10 दिनों की एवरेज निकालने के लिए ना, पिछले 10 दिनों का डाटा होना चाहिए आपके पास। आप 11वें दिन ही पिछले 10 दिनों की एवरेज निकाल सकते हैं। ऐसे ही है, अगर आपके पास 11वां दिन भी आ गया है, 11वें दिन का डाटा भी आ गया, तो आप पिछले 11 दिनों की एवरेज निकाल सकते हैं। वो एवरेज निकालनी किस तरह है, अभी फिलहाल 10 दिनों की बात करते हैं हम। आप क्या करोगे, पिछले 10 दिनों में जाके ना डेली चार्ट पे जाके उसके पिछले 10 दिनों की कैंडल्स देखोगे कि वो कहाँ कहाँ पे क्लोज हुई। पहले दिन की कैंडल हम क्या लेते हैं, क्लोज हुई जी, प्राइस थी 20 रुपये, ठीक है। दूसरे दिन की कैंडल क्लोज हुई 30 रुपये पे, तीसरे दिन की कैंडल क्लोज हुई 33 रुपये पे, और चौथे दिन की कैंडल क्लोज होती है, हम कह लेते हैं 28 रुपये पे, थोड़ी नीचे आ जाती है। उसके बाद अगला वो इसको 40 कर लेते हैं। टोटल यार यहाँ पे ना हम 10 दिनों का जो क्लोज आ रहा होगा ना, क्लोजिंग प्राइस, हम वो लिखेंगे। मैं आपको फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझ लो कि इसके पीछे लॉजिक क्या काम कर रही होती है, ताकि आपको कल को इसको यूज़ करने में एक प्रोफेशनल की तरह आपको पता हो कि मूविंग एवरेज वो प्राइस लेती कैसे है, और वो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस होती है। ठीक है, अब पिछले 10 दिनों के क्लोज आ गए हमारे पास, हम इनको आपस में प्लस कर लेंगे। जो भी हमारे पास डाटा आया ना, हम पिछले 10 दिनों की क्लोजिंग्स को आपस में प्लस करके 10 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 दिनों की एवरेज हम निकालना चाह रहे थे। इन सब को प्लस करने के बाद जब हम 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास, वो आंसर आएगा हमें पिछले 10 दिनों की एक एवरेजली प्राइस इस जगह पे क्लोज हुई है। अगर तो पिछले 10 दिनों में प्राइस 20 रुपये से भर के 40 रुपये तक गई है, और 42-41 तक भी चली गई है, लेकिन 35 पे भी कुछ दिनों में क्लोज होती रही है, 32-33, मतलब 20 से अगर 40 तक प्राइस गई है और ऊपर नीचे होती रही है, सॉरी 30 से 40 कर लो, तो पिछले 10 दिनों की जो एवरेज आपके पास आएगी ना, वो अराउंड तकरीबन 35-36 की आएगी। कोई भी चार्ट उठा के ना उसका पिछले 10 दिनों का डाटा कंपाइल करके देख सकते हो आप। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप खुद कर सकते हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ यार ये इसकी एवरेज है। अब फर्ज करते हैं चार्ट इस टाइम खड़ा है 39 के ऊपर, पिछले 10 दिनों की एवरेज आ गई है हमारे पास 35, ठीक है। तो अब ये याद रखना कि ये जो 35 वाला लेवल है ना चार्ट के ऊपर, ये 35 वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये पिछले 10 दिनों की एवरेज है। मार्केट अपने पिछले 10 दिनों की एवरेज को रिस्पेक्ट करती है, वो फिर चाहे 20 दिनों की एवरेज हो, चाहे 50 दिनों की एवरेज हो, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है, उसको एज अ स्पोर्ट मार्केट यूज़ कर सकती है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आपको कि जी पिछले 50 दिनों की एवरेज मुझे निकाल के दो। आप पिछले 50 दिनों का डाटा देखोगे कि किस किस जगह पे 50 दिन क्लोज हुए हैं। उन 50
क्लोजिंग्स को आपस में प्लस करके 50 से डिवाइड करोगे तो एक फिगर आपके पास आ जाएगा। वो फिगर चार्ट के ऊपर उस जगह को मेंशन कर लेना कि ये एवरेज है पिछले 50 दिनों की। वो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर फ़र्ज़ करते हैं अब 51वां दिन आया है और प्राइस मज़ीद ऊपर जा रही है, तो मुझे बताओ पिछले 50 दिनों की एवरेज ऊपर जाएगी या नहीं। अगर हमने एवरेज रखी हुई है कि सिर्फ 50 दिनों की हमने एवरेज एट अ टाइम हमें पता होनी चाहिए। ज़रा गौर करो इस चीज़ पे। यार एक तो ये क्यों नहीं आज ये इरेज़र ठीक से काम नहीं कर रहा है इसका। ज़रा थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा फोकस करना। मैं कहता हूँ जी मुझे हर टाइम पिछले 50 दिनों की एवरेज मिलती रहना चाहिए डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो आज 51वां दिन है जिसका डाटा अभी मेरे पास नहीं आया, क्लोज होना है अभी इसने। तो 51वें दिन मुझे पिछले 50 दिनों की एवरेज पता होगी, सही है। मैं कैलकुलेट करके पता लगवा लूँगा। अब फ़र्ज़ करते हैं आज 51वां दिन ख़त्म हो जाता है और आगे 52वां दिन शुरू हो जाता है। 52वें दिन के हिसाब से पिछले 50 दिनों की एवरेज में जो 50 का एक है ना जहाँ से वो शुरू हो रहा है वो निकल जाएगा और उसकी जगह पे ये 51वां दिन ऐड हो जाएगा उन 50 के अंदर, ठीक है। पिछले 50 दिन, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे जैसे आगे जाओगे पीछे से एक दिन ख़त्म होता जाएगा। जो एक दिन आपका एंड हो रहा है वो दिन सॉरी वो दिन आपके 50 के अंदर ऐड होता जाएगा, ठीक है। अगर आप 10 दिन ऊपर चले जाते हो तो आपके पिछले 50 दिनों में से 10 दिन निकल गए हुए हैं, अगले जो 10 दिन गुजरे हैं ना वो ऐड हो गए हैं। और अगर अगले 10 दिनों में प्राइस ऊपर गई है तो याद रखना आपकी एवरेज भी ऊपर जा रही है साथ साथ, क्योंकि एवरेज ने निकलना है पिछले 50 दिनों की क्लोजिंग्स को आपस में प्लस करने के बाद। अगर तो वो एंड वाली जो 10 क्लोजिंग्स हैं वो ज़्यादा ऊपर गई हैं तो फिगर भी बड़ा आएगा। 50 को जमा करने के बाद, 50 फिगर्स को जमा करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो बड़ा आएगा। उसको 50 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर भी बड़ा आएगा। तो एवरेज ऊपर जाती रहती है। अब फ़र्ज़ करते हैं पिछले 50 दिनों की एवरेज आप निकाल के बैठे हुए हो। आज 51वां दिन है, आज प्राइस नीचे गिरती है, ठीक है, और आगे 52वां दिन शुरू हो जाता है। अब इस 51वें दिन ने आपके पिछले 50 दिनों में ऐड हो जाना है और एक दिन पिछला सबसे एंड वाला दिन वहाँ से निकल जाना है, सबसे पहले वाला दिन। उसकी जगह पे ये वाला नया दिन आपका 51वां दिन आपका ऐड हो जाना है। 51वें दिन अगर प्राइस नीचे गिरी है तो मुझे बताओ 52वें दिन आपके पास पिछले 50 दिनों की जो एवरेज आ रही होगी वो कल जो एवरेज आ रही थी आपके पास उससे कम होगी या ज़्यादा होगी। डेफिनेटली अब 51वें दिन अगर प्राइस नीचे गिरी है तो वो एवरेज पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अफेक्ट डालेगी, ठीक है। कुछ पिप्स का डाले, कुछ पॉइंट्स का डाले, लेकिन अगर आज प्राइस नीचे गिरी है तो एवरेज भी नीचे गिरी है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंटली अगर 10 दिन प्राइस नीचे गिरती रहती है, नेगेटिव क्लोज देती है, नेगेटिव कैंडल्स बनती हैं, बेयरिश कैंडल्स बनती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दिन पीछे 50 वाली एवरेज में ऐड होते जा रहे हैं ना, ये एवरेज को भी नीचे लाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमने एक चीज़ ये सीखी कि अगर प्राइस ऊपर जा रही होती है ना, चार्ट ऊपर जा रहा होता है, तो एवरेज जो सी होती है ना, एवरेज नीचे से साथ साथ ऊपर जा रही होती है प्राइस के, ठीक है। अगर प्राइस नीचे गिर रही है तो इसका मतलब ये है कि मूविंग एवरेज भी साथ साथ नीचे गिरती जाएगी, मूविंग एवरेज का फिगर भी नीचे आता जाएगा, क्योंकि वो कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली उसमें ऐड अप होती जा रही हैं और मूविंग एवरेज साथ साथ नीचे गिरती जा रही है। स्टिल कन्फ्यूजन्स हैं आपको, मैं जानता हूँ, परेशान नहीं होना, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे फॉर्मूला मूविंग एवरेज का काम कैसे कर रहा हो। देखो अगर मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ ना, वो मैं कहता हूँ जी ये डेली चार्ट है। मैं आपको चार्ट के ऊपर इसलिए नहीं लेके जा रहा ताकि आपको ना अभी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ये डेली चार्ट है, ये साइड पे वो स्केल चल रहा है प्राइस का, ये डेली चार्ट की कैंडल्स चल रही हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मुझे इस डेली चार्ट के ऊपर
50 की मूविंग एवरेज चाहिए, 50 दिनों की मूविंग एवरेज चाहिए। तो मैं जैसे ही वो अप्लाई करूँगा ना, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस करने के बाद मुझे बता देगा कि ये लेवल तो इस टाइम जो प्राइस है वो है ना, जो भी इस टाइम यहाँ पे प्राइस चल रही होगी, वो मुझे बताएगा कि ये वाली जो प्राइस है ना, ये आपकी पिछले 50 दिनों की मूविंग एवरेज है। अब समझ लो कि जो ये वाली प्राइस है, ये वाली जगह है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले 50 दिनों की मूविंग एवरेज है। विजुअलाइज करने के लिए वो हमें एक लाइन दे देगा हमारी कैंडल्स के नीचे, ऐसे एक लाइन चल रही होगी जो यहाँ पे आके ख़त्म हो रही होगी, यहाँ पे आके इस लेवल पे आके रुक जाएगी वो लाइन। ठीक है, इस लेवल पे जिस पे वो लाइन रुक जाएगी ना, वो हमें बताएगा कि ये लेवल तुम्हारा पिछले 50 दिनों का एवरेज है डेली चार्ट के ऊपर। तो जब भी प्राइस कैंडल्स इस लेवल पे आएंगी ना, इस लेवल के ऊपर, तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। एवरेज चार्ट के ऊपर एज अ सपोर्ट काम करती है और एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। अभी चार्ट पे जाओगे ना, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। सही है। अगर मैं कहता हूँ जी कैंडल्स ऐसे ऊपर जा रही थी, ये अभी एवरेज चल रही है, कैंडल्स और ऊपर जाएंगी, प्राइस बढ़ती जा रही है ना, तो एवरेज भी बढ़ती जाएगी ना मेरे भाई। अब फर्ज करते हैं यहाँ पे आके कैंडल्स रुक गई हैं, अब क्या होगा? आज कैंडल थोड़ा नीचे गिरती है, एवरेज यहाँ पे थोड़ा सा अपना ऐसे रुक जाएगी यहीं पे। अगले दिन मजीद कैंडल थोड़ा नीचे गिरती है, एवरेज मजीद थोड़ा सा वहीं पर रुक जाएगी या थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। 50 दिन है यार, तो जाहिर है 50 दिनों में से एक दिन प्राइस नीचे गिर भी जाती है तो एवरेज कितना नीचे गिर जाएगी। तो फर्ज करते हैं मुसलसल 10 दिन प्राइस नीचे गिरती है तो एवरेज भी तकरीबन इतना तो नीचे गिर गई होगी ना। जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो ये इसको एक सपोर्ट का काम देगी। अब ये वाला लेवल किसी काम का नहीं है क्योंकि एवरेज नीचे आ चुकी है। ये लेवल पहले जब एवरेज था तब काम का था। अभी जो करंट एवरेज चल रही है वो ये चल रही है, ये लेवल है, ये एज अ सपोर्ट काम करेगा और प्राइस को यहां से ऊपर पुश करेगा। ठीक है, अब ये लेवल एज अ सपोर्ट काम क्यों करता है ये हमें नहीं पता। ठीक है, ये मार्केट का असूल है। जैसे मार्केट एक सपोर्ट को तोड़ने के बाद रेजिस्टेंस बना लेती है और एक रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद सपोर्ट बना लेती है, इसी तरह से वो अपने एवरेजेस को एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करती है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही अगर वो उसको ब्रेक कर लेती है तो अगर वो सपोर्ट थी एवरेज तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगी, अगर वो रेजिस्टेंस थी एवरेज तो सपोर्ट बन जाएगी। सही है। अब कैंडल्स ऊपर जाती जाती एकदम से नीचे गिरना शुरू हुई ना, तो एवरेज भी जो पहले ऊपर जा रही थी वो यहाँ पे आके थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी, नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। सही है। अब हो सकता है प्राइस और एवरेज एक जगह पे आ जाए, प्राइस भी आज उसी जगह पे खड़ी है और पिछले 50 दिनों की एवरेज भी उसी जगह पे है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर बाउंस करेगी, ये एवरेज वाला लेवल एक सपोर्ट है और यहाँ से प्राइस को ऊपर धकेलेगा। वो नहीं धकेलता, प्राइस अपनी एवरेज से भी नीचे आ जाती है, एवरेज वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाती है एवरेज से। इसका क्या मतलब है कि अब प्राइस नीचे गिर रही है, बियरिश ट्रेंड शुरू हो गया। अब जैसे जैसे प्राइस नीचे गिरेगी ये वाली एवरेज कैंडल्स के ऊपर आ जाएगी और अब इस तरह से कैंडल्स को फॉलो करेगी। कैंडल्स नीचे गिर रही हैं तो एवरेज ऐसे फॉलो करती रहेगी। याद रखें, ऊपर जाते हुए ट्रेंड में एवरेज हमेशा नीचे होती है, नीचे आते हुए ट्रेंड में एवरेज हमेशा कैंडल्स के ऊपर मूव कर रही होती है। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है यार। 50 दिनों की प्राइस आप कैलकुलेट कर रहे हो और प्राइस डेली ऊपर जा रही है तो प्राइस ने ऊपर ही रहना है, एवरेज ने उसको फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि प्राइस पहले क्लोज होती है उसके बाद उसका डाटा एवरेज में जाता है। तो अगर प्राइस ऊपर जाती जा रही है तो एवरेज ने उसको नीचे से ऐसे फॉलो करते करते खुद भी ऊपर जाते जाना है। अगर प्राइस दिन ब दिन नीचे आ रही है तो एवरेज भी उसको फॉलो करते हुए नीचे आएगी। नीचे आते हुए कैंडल्स में जो एवरेज ऐसे ऊपर से नीचे आ रही होती है ना, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है। ऊपर जाते हुए चार्ट में जो एवरेज ऐसे नीचे से ऊपर जा रही होती है वो एक सपोर्ट का काम करती है। सही है। आपने अगर
ये पता लगवाना है कि इस टाइम ट्रेंड बाय का है या ट्रेंड सेल का है, तो आप ऐसे भी पता लगवा सकते हो। उस चार्ट के ऊपर एक एवरेज ड्रॉ करो, वो देखो एवरेज कैंडल्स से ऊपर है या नीचे है। अगर तो एवरेज ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड सेलिंग का है, ठीक है। अगर एवरेज नीचे है तो ट्रेंड बाइंग का है, या हो सकता है और भी कई चीज़ें देखनी होती हैं जो सभी आपको भी बताऊंगा। सही है, आई नो कि अभी आप कंफ्यूज्ड हैं। जब तक आप चार्ट पे नहीं जाएंगे आप लोगों को ये चीज़ पूरी तरह से भी समझ नहीं आने वाली, लेकिन आ जाएगी, बेफिक्र रहें। सही है, ये एवरेज का कोई फॉर्मूला आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके थ्योरेटिकली तो आगे काम नहीं आने वाला, लेकिन लॉजिकली आपके बहुत काम आने वाला। अब एक चीज़ और ज़रा गौर करना, मैं अगर पिछले 50 दिनों की एवरेज देख रहा हूँ ना, तो पिछले 50 दिन हो चुके हैं, आज 51वां दिन है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, कैंडल क्लोज हो चुकी है और अभी 52वां दिन चल रहा है। सही है, तो पिछले 50 दिनों में ये 51वां दिन आज ऐड हुआ है, 51वें दिन का क्लोज ऐड हुआ है एवरेज के अंदर। 51वें दिन मैं कहता हूँ प्राइस ना पिछले 50 दिनों में ऊपर जा रही थी, 51वें दिन प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरी है, ठीक है। तो पिछले 50 दिनों में जो बुलिश रहे हैं, पिछले 50 दिन जो बुलिश रहे हैं, उनमें एक दिन ऐसा ऐड हो गया है जो बेयरिश रहा है। मुझे बताओ पिछले 50 दिनों की एवरेज को कितना का फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ पिप्स का फर्क पड़ जाएगा। भाई 49 दिन बुलिश हैं, एक बियरिश दिन ऐड हो गया है, मतलब 50 फिगर्स को आप प्लस कर रहे हो आपस में, ठीक है। उसमें से 49 फिगर्स को प्लस करने के बाद एक फिगर आप माइनस भी कर दोगे, इस दफ़ा नहीं प्लस करते जी, इस दफ़ा माइनस कर देते हैं। उसके बाद डिवाइड भी करना है आपने अभी उसको 50 पे, तो कितना का फर्क पड़ जाएगा। जितनी बड़ी आप एवरेज लोगे ना, उतनी ही स्लो वो मूव करती है एक एक दिन गुजरने के बाद। हाँ, पिछले 50 दिनों में एक दिन ऐड हुआ है तो एवरेज को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर अगले 10 दिन कंसिस्टेंटली प्राइस नीचे गिरती है तो अब 10 नेगेटिव दिन ऐड हैं 40 पॉजिटिव दिनों में, अब प्राइस को कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, सॉरी मूविंग एवरेज को। अब मूविंग एवरेज नीचे की तरफ मूव करे या ना करे, नीचे गिरे या ना गिरे, लेकिन रुक जरूर जाएगी। पहले तो डे बाय डे ऊपर जा रही थी ना, बढ़ती हुई प्राइस के साथ एवरेज भी ऊपर जा रही थी, लेकिन अभी ये नीचे आना शुरू हो या ना हो, लेकिन रुक जरूर जाएगी। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ जी पिछले अगले 20 दिन प्राइस मज़ीद नीचे गिरती है, तो अब 20 दिन नेगेटिव हैं, 30 दिन पॉजिटिव हैं पिछले, तो अब तो मूविंग एवरेज, अब जाहिर है कैंडल्स भी नीचे आई हुई है ना, 20 कैंडल्स नीचे आई हुई हैं, तो मूविंग एवरेज भी मेरे भाई नीचे आएगी। ये जो लाइन है ना चार्ट के ऊपर, ऐसे नीचे आ जाएगी। पहले ये प्राइस स्केल के इस लेवल पे थी, अब ये मूविंग एवरेज स्केल के इस लेवल पे है। सही है, अब फर्ज करते हैं हम मूविंग एवरेज लेते हैं 100 दिनों की। अब 100 दिनों की मूविंग एवरेज में एक दिन, मैं कहता हूँ जी 100 दिन प्राइस ऊपर गई है एवरेजली, एक दिन नेगेटिव ऐड हो जाता है, एवरेज को कोई फ़र्क पड़ेगा? 50 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ये तो फिर 100 दिनों की एवरेज है। अगर 20-30 दिन प्राइस नीचे गिरती है ना, 20-30 दिन, फिर जाके ये 100 दिनों की एवरेज थोड़ा बहुत अपना आप कोई स्टॉप करेगी, रुकेगी उस जगह पे कि हाँ यार अब प्राइस ज़रा नीचे गिर रही है, तो एवरेज भी नीचे गिरना शुरू होगी। एक आधे दिन से, 5-10 दिन से 100 दिनों की एवरेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समझो इस चीज़ को। अगर मैं एवरेज लेता हूँ पिछले 5 दिनों की, तो अब जो छठा दिन है वो नेगेटिव क्लोज होता है, तो पिछले 5 दिनों की एवरेज बड़ी जल्दी नीचे आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ दिन ही 5 हैं यार, एक दिन उसमें नेगेटिव ऐड हो गया है, तो छोटी एवरेज के ऊपर जल्दी फर्क पड़ेगा, वो ज़्यादा मूव करेगी, ठीक है। बड़ी एवरेज के ऊपर कम फर्क पड़ेगा। ज़्यादा कैंडल्स जब अगेंस्ट मूव कर जाएंगी ना, फिर बड़ी मूविंग एवरेज आराम से कहीं अपना आप उठेगी, अंगड़ाई लेगी, रुख थोड़ा सा बदलेगी, फिर वहाँ बैठ जाएगी। जो छोटी मूविंग एवरेज है ना, 5 दिनों की, 10 दिनों की, वो प्राइस के साथ साथ अपना रुख चेंज करती रहेगी। इसका अफेक्ट ये आएगा कि चार्ट के ऊपर जब आप छोटी मूविंग एवरेज ड्रॉ करोगे ना, वो कैंडल्स के साथ साथ ना
कैंडल्स की तरह मूव करती रहेगी। एक दिन भी कोई एक्स्ट्रा उसमें ऐड होता है ना, उसकी प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी। और जितनी बड़ी मूविंग एवरेज ऐड करोगे, वो जितनी ज़्यादा कैंडल्स बनेगी अगेंस्ट, उसके बाद कहीं जाके वो मूव करना शुरू करेगी। तो एक चीज़ यहाँ पे लिख लो, समझ लो, बड़ी मूविंग एवरेज बड़े आराम से मूव करती है, ज़्यादा अगेंस्ट कैंडल्स चाहिए होती हैं, फिर जाके वो कहीं रुकती है और फिर ऑपोजिट मूव करना शुरू होती है। छोटी मूविंग एवरेज ये कैंडल्स के साथ साथ मूव करती रहती है। सही है, क्यों करती रहती है अभी आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। यहां पर एक सेकंड ज़रा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो एवरेज हम ड्रॉ करते हैं ना चार्ट के ऊपर, मैं कहता हूं जी मुझे पिछले 50 दिनों की एवरेज चाहिए, तो मैं अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को, मेटा ट्रेडर को, ये नहीं कहूँगा कि मुझे 50 डेज़ की एवरेज चाहिए। नहीं, एवरेज हम वैल्यू पुट करते हैं पीरियड्स के हिसाब से। मुझे पिछले 50 पीरियड्स की एवरेज चाहिए, ठीक है। अगर तो मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है तो डेली चार्ट के ऊपर एक एक कैंडल, एक एक पीरियड है। सॉफ्टवेयर समझ जाएगा कि ये डेली चार्ट के ऊपर 50 पीरियड्स की एवरेज अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको पिछले 50 दिनों की एवरेज चाहिए, ठीक है। वो मुझे डाटा शो करना शुरू कर देगा चार्ट के ऊपर। अगर मैं अपने चार्ट को D1 से H1 पे ले जाता हूँ, ये एवरेज मैंने अप्लाई की हुई है, तो अब एवरेज मैंने 50 दिनों की अप्लाई नहीं की हुई, 50 पीरियड्स की अप्लाई की हुई है। तो सॉफ्टवेयर देखेगा कि अब इस बंदे ने D1 से खुद को शिफ्ट कर लिया है H1 के ऊपर, तो H1 के ऊपर पिछले 50 पीरियड्स की मूविंग एवरेज क्या होगी? पिछले 50 कैंडल्स की मूविंग एवरेज, पिछले 50 घंटों की मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मैंने अगर 50 पीरियड की मूविंग एवरेज ड्रॉ कर दिया ना आज अपने चार्ट के ऊपर, तो अब ये डिपेंड करता है मैंने कौन सा चार्ट ओपन किया हुआ है, वो उस चार्ट की जो एक कैंडल है वो पिछली 50 कैंडल्स की मूविंग एवरेज मुझे दिखा रहा है। अगर मैंने H1 चार्ट के ऊपर 50 की एवरेज लगाई हुई है तो मुझे पिछले 50 घंटों की मूविंग एवरेज दिखा रहा है, वो पिछले 50 घंटों की एवरेज दिखा रहा है। हर एक घंटे की कैंडल जो क्लोज हुई है ना, वो क्लोजिंग्स को आपस में प्लस कर रहा है, 50 पे डिवाइड कर रहा है। H1 के हिसाब से मेरे पास 50 घंटों की एवरेज आ जाएगी। अगर मैं H4 का चार्ट कर देता हूँ तो पिछले 50 पीरियड्स की मूविंग एवरेज, मतलब पिछले 50 H4 वाली कैंडल्स की मूविंग एवरेज मुझे बता रहा है, ठीक है। कितने घंटे हो जाएंगे ये? 50 के हिसाब से H4 वाली जो कैंडल है तकरीबन पिछले 200 घंटे हो जाएंगे ना, लेकिन आपने उसको घंटों के हिसाब से क्यों देखना है? वो H4 के चार्ट के ऊपर जो 4 घंटों की एक कैंडल है ना, हर 50 वो हर कैंडल की क्लोजिंग देख रहा है, 50 कैंडल्स की क्लोजिंग को आपस में प्लस करके आपको H4 के हिसाब से H4 चार्ट की 50 की एवरेज शो कर रहा है। अगर डेली पे आ जाओगे तो वो पिछले 50 दिनों की, पिछली 50 कैंडल्स की एवरेज आपको शो करना शुरू कर देगा। हर चार्ट की एवरेज अलग अलग लेवल पे होगी क्योंकि प्राइस अलग अलग क्लोज हो रही है यार। H1 पे घंटों के हिसाब से किसी और जगह पे प्राइस क्लोज हो रही है, H4 पे किसी और जगह पे प्राइस क्लोज हो रही है। इतना तो समझते हो ना, इतना तो ऑब्वियसली आप चार्ट के साथ आपने टाइम स्पेंड कर लिया है, टाइम फ्रेम्स तो आपको समझ आ गए होंगे। तो डेली चार्ट के ऊपर एवरेज कुछ और आ रही होगी, H4 चार्ट के ऊपर एवरेज कुछ और आ रही होगी, H1 चार्ट के ऊपर एवरेज कुछ और आ रही होगी। एवरेज सेम ही है, पीरियड्स आपने 50 ही अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन प्राइस चेंज है क्योंकि 50 पीरियड्स अलग अलग, आप अब H1 अलग देख रहे हो, H4 अलग देख रहे हो। देखो D1 के ऊपर जो पिछले 50 दिनों की एवरेज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह फौरन अभी आप H4 पे आ जाते हो तो वहां पर भी जो लेवल है ना, वो H4 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर H1 पे आ जाते हो तो वहां पर पिछली 50 कैंडल्स का जो क्लोज है, जो लेवल आ रहा है, वो H1 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट H1 के ऊपर अपनी पिछली 50 पीरियड्स की एवरेज को वो करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। H4 के ऊपर H4 के हिसाब से जो लेवल है उसको भी रिस्पेक्ट करेगी। डेली चार्ट के ऊपर जाओगे तो
डेफिनेटली वो लेवल कुछ और होगा और डेली चार्ट अपनी एवरेज को रिस्पेक्ट करेगा। टाइम स्पेंड करोगे इनके साथ, समझ आ जाएगी। और मैं फिर से ज़रा आपको ताज़ा कर दूं दोबारा कि ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। अभी तो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ ना, इसकी लॉजिक्स बता रहा हूँ, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। अभी चार्ट पे जाओगे आपको पता चल जाएगा। तो मैं चार्ट पे जाने से पहले एक आखिरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। दो तरह की मूविंग एवरेज, एक्चुअली होती तो चार तरह की हैं, मेनली दो तरह की मूविंग एवरेजेस को यूज़ किया जाता है। बल्कि बताता हूँ अभी आपको। एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज, उसको बोलते हैं SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। एक होती है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये MA मूविंग एवरेज है, S का मतलब है सिंपल और E का मतलब है एक्सपोनेंशियल। मैं जिस मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ वो सिंपल मूविंग एवरेज है। ये पिछले अगर 50 पीरियड्स की एवरेज निकाल रहे हो ना, सिंपल मूविंग एवरेज आप निकाल रहे हो, तो पिछले 50 के 50 दिनों को ये आपस में प्लस करेगी उनकी क्लोजिंग्स को और 50 पे डिवाइड कर देगी। सिंपल तरीके से एक एवरेज निकाल के आपको दे देगी। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, उसका फॉर्मूला पता है क्या करेगा? जो पिछले 50 दिन थे, आज 51वां दिन ऐड हो गया पिछले 50 दिनों में, ये 51वें दिन की जो क्लोजिंग है ना, इसको ज़्यादा वेट देगी, इसको ज़्यादा वजन देगी, इसको ज़्यादा एम्फेसिस करेगी। जब ये रीसेंट क्लोजिंग्स को ज़्यादा एम्फेसिस करेगी तो जो मूविंग एवरेज है वो जल्दी ऊपर या नीचे जाएगी। अगर 51वें दिन की प्राइस ऊपर जाती है और वो पिछले 50 दिनों में ऐड हो जाता है, तो वो 51वें दिन की प्राइस को वो ज़्यादा वो वेट दे रही है EMA, तो मूविंग एवरेज भी जल्दी ऊपर जाएगी। अगर 51वें दिन की प्राइस नीचे गिरी है तो मूविंग एवरेज भी जल्दी नीचे गिरेगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको सिर्फ बताना मकसद था, आपने यूज़ कभी भी नहीं करनी, ना आपको कभी करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत, वो जो रोबोट्स होते हैं ना, ये उनके यूज़ करने की चीज़ है। रोबोट्स काम करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने कुछ रोबोट्स रखे होते हैं, बताऊंगा आगे वो कैसे काम करते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह ये वो। तो ये उनके काम की चीज़ है। उन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाने होते हैं और फिर मैथमेटिकली उन्होंने कैलकुलेशंस करके चीज़ें अप्लाई करना होता है। एक आम आदमी सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं जाता। बड़े से बड़े ट्रेडर का एनालिसिस आप पढ़ोगे ना, अगर उसने कोई आर्टिकल पोस्ट किया हुआ है कहीं पे, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे जाके, पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में बताया हुआ है, तो वो आपको सिंपल मूविंग एवरेज का ही बता रहा होगा। अगर वो अपने एनालिसिस में एवरेज की बात करता है तो उसने भी SMA ड्रॉ की होगी, EMA ड्रॉ नहीं की होगी। सही है, तो EMA की आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। सिर्फ आपको बताया कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि मुझे SMA और EMA में फ़र्क बताओ, तो आपको पता हो कि क्या फ़र्क है। सिंपल मूविंग एवरेज पिछले 50 के 50 दिनों को इक्वल वेट देती है। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो नए आने वाले दिनों को ज़्यादा वेट देती है, जिसकी वजह से एवरेज के ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये सिंपल सा आंसर है इसका। इसको आपने यूज़ कभी नहीं करना, ये बड़े गलत रिजल्ट्स देती है एक आम ट्रेडर को। ये एल्गोरिदम्स को सही रिजल्ट्स देगी और उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सही है, तो सिर्फ डिफरेंस बताना आपको मकसद था। यूज़ आपने सिंपल मूविंग एवरेज ही करनी है और बहुत काम आने वाली है आपके, और हर कोई आपको यही यूज़ करता हुआ नजर आएगा। अब मैं चार्ट पे जा रहा हूं। यूरो USD है आज भी, तो चलें जी, पाउंड भी है, कौन सा है, डेली है। ये देखो यहां पे आओगे ना इंडिकेटर्स में ट्रेंड में काम आने वाले आपके कुछ इंडिकेटर्स, उस फोल्डर के अंदर आपको इस पर डबल क्लिक करोगे, मूविंग एवरेज मिल जाएगी। ये देख रहे हो मूविंग एवरेज। ट्रेंड के फोल्डर में इसको क्यों रखा हुआ है ये आपको अभी समझ आ जाएगा। ये दरअसल ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, और कह सकते हो कि ये लैगिंग इंडिकेटर है। ये कैंडल्स के मुड़ जाने के बाद
मूविंग एवरेज मुड़ती है, ऐसे ही है ना। प्राइस ऊपर जा रही थी किधर गया पेन, ये रहा। प्राइस ऊपर, कैंडल्स ऊपर जा रही थी, मूविंग एवरेज ऊपर जा रही थी, कैंडल्स नीचे आना शुरू हुई, उसके बाद मूविंग एवरेज नीचे आई है। तो मूविंग एवरेज बाद में मुड़ी है, लैगिंग इंडिकेटर है ये। ट्रेंड जब चल पड़ता है ये तब आपको बताती है। अभी समझ आ जाएगा आपको जब मैं इसको अप्लाई करूंगा। आपने मूविंग एवरेज पे डबल क्लिक करना है, तो ये देखो आपके पास वो पूछ रहा है कितने पीरियड्स की मूविंग एवरेज आपने ड्रॉ करनी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 14 पीरियड सेट हुआ हुआ है। आप जितने मर्जी पीरियड्स की अगर 14 की मूविंग एवरेज रख के ओके करोगे ना, तो पिछले 14 दिनों की एवरेज आपके पास शो होना शुरू हो जाएगी। अब देखो मैं इसको कहता हूँ जी मुझे पिछले 10 दिनों की मूविंग एवरेज दिखाओ। वो कहता है जी रेड कलर में आपको मूविंग एवरेज नजर आएगी। मैं कहता हूँ जी ओके, ये लें। मैं इसको ना थोड़ा सा वाजिया कर रहा हूँ। इस पे प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, राइट क्लिक करके इसके ये लेवल्स में जाओगे, लेवल्स में जाके इसको थोड़ा सा बोल्ड करके, ये क्या हुआ है, लेवल क्यों नहीं बोल्ड हुआ इसका, क्या चक्कर है, ये हैंग तो नहीं हुआ? एक सेकंड ज़रा, ओहो सॉरी, मैं लेवल्स में गया हुआ था। आपने यहीं पे इसको पैरामीटर्स में इसको बोल्ड करोगे, ये बोल्ड हो जाएगी। सही है, अभी बता दूंगा आपको। आप वैसे भी आपको खुद भी समझ आ जाएगा यार, आपने वो ट्रेंड लाइन स्कोर कितनी चीज़ों को तो आपने बोल्ड कर चुके हो। प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, कलर क्या रखना है, बोल्ड क्या करना है, इसको आप इसके डोटेड भी कर सकते हो, डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हो। मैंने भी हाईलाइट किया है इसको वाजिया करने के लिए। अब ये देखो पिछले 10 दिनों की मूविंग एवरेज है। यहाँ पर आप इसके ऊपर ला के कर्सर लेके आओगे ना, कहीं भी रखोगे तो ये आपको बताएगा। ये भी आया था फिर गायब हो जाता है, मैं हिला देता हूँ इसे। मूविंग एवरेज आगे 10 लिखा हुआ है, तो ये 10 पीरियड्स की मूविंग एवरेज है। अब चार्ट हमारा है डेली, तो ये पिछले 10 दिनों की मूविंग एवरेज है। गौर करो ज़रा, ये कैंडल्स के साथ साथ कैसे चल रही है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड जब सेलिंग में आया तो वो देखो पहले ज़्यादातर मूविंग एवरेज नीचे रहती थी, जब रिट्रेसमेंट आती थी तो मूविंग एवरेज नीचे ये ऊपर आ जाती थी, फिर कैंडल्स ऊपर गई। अब जब डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तो ज़्यादातर आपको ये मूविंग एवरेज ऊपर ही नज़र आएगी और कैंडल्स इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करती हुई नज़र आएंगी। ये किसी काम की रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। 10 की मूविंग एवरेज कुछ भी नहीं होती, किसी काम नहीं आने वाली आपकी। ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि छोटी मूविंग एवरेज कैंडल्स के साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, जिस तरह कैंडल्स चल रही हैं उसी तरह से मूविंग एवरेज भी सांप की तरह चलती रहेगी। अगर मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे 10 की नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से मूविंग एवरेज पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज चाहिए, 20 लिख के मैं ओके करूँगा। अब देखो मैंने पीरियड्स बढ़ा दिए, मूविंग एवरेज थोड़ी बड़ी कर दी, तो अब गौर करो कि अब ये कैंडल्स से थोड़ा दूर हो गई है। ठीक है, जैसे वो 10 वाली सांप की तरह साथ साथ मूव कर रही थी ना, ये उस तरह मूव नहीं कर रही, ये बड़े आराम से थोड़ा सा नीचे आई है। और जब ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि ये देखो ये कैसे मार्केट अपनी 20 की एवरेज को टच करके नीचे गिरती रही है। यहाँ पे जब हम भी देख रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल के कुछ साइंस हमें नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके मूविंग एवरेज काम करना बंद कर देगी। कभी कैंडल्स ऊपर जाएंगी, कभी नीचे आएंगी, कभी ऊपर कभी नीचे। एक चौपी मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज की कोई औकात नहीं है। ट्रेंड के अंदर देखो, सॉफ्टवेयर ने भी इसको ट्रेंड के अंदर रखा हुआ है। ये ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आपको कहीं ना कहीं अच्छे लेवल्स दे सकती है। और जब ये बाय के ट्रेंड के अंदर मार्केट इसको फॉलो करते करते ऊपर जा रही होती है, जब ये टूटती है तो मार्केट इसको एज अ रेजिस्टेंस भी यूज़ करती है, फिर नीचे आती है। फिर ये देखो ना, बाय के ट्रेंड में अगर रिट्रेसमेंट थोड़ी ज़्यादा आ गई है तो मार्केट आ जाएगी अपनी मूविंग एवरेज से नीचे। देखो मूविंग एवरेज भी नीचे आना शुरू हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर उठी है, उसने उसको एज अ सपोर्ट यूज़ किया है। और देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे जब ट्रेंड रिवर्स हुआ है, यहाँ पे उसने इसको रेजिस्टेंस बनाया है और फिर नीचे गिरती जा रही है। 20 पीरियड्स की ये मूविंग एवरेज है, औकात इसकी भी कोई नहीं है। ये भी आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देती है, क्योंकि ये भी कैंडल्स के पास पास मूव करती है। 10 को तो गोली मारो,
20 भी आपने देख ली, बेशक थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है, कैंडल्स से थोड़ा दूर दूर रहती है, लेकिन इतने कोई खास सिग्नल्स हमें लग नहीं रहे कि 20 वाली से हमें मिलने वाले हैं। और अभी ये डेली चार्ट है, मैं अगर आपको ले जाता हूँ इसी के H4 के ऊपर, तो ये देखो, ये पिछले 20 किधर है, ये पिछले 20 कैंडल्स की एवरेज H4 के हिसाब से मुझे बता रही है। सही है, H4 के ऊपर ये ज़्यादा वो हो गई है, कंफ्यूज्ड हो गई है 20 की मूविंग एवरेज। बेशक आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड डाउन का है, लेकिन 20 की मूविंग एवरेज मिक्स्ड रही है, ऊपर नीचे होती रही है, मतलब कैंडल्स के साथ साथ मूव करती रही है, इसलिए कैंडल्स कभी ऊपर कभी नीचे, तो कोई खास हमें सिग्नल्स यहाँ पे नहीं मिले। हम वापस डेली पे जाते हैं। डेली पे फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है ट्रेंड का। ये देखो ना, डेली के ऊपर यहां पे भी आपने देखा होता तो आपको पता चल जाना था कि मूविंग एवरेज ऊपर आ चुकी है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, और हायर हाइज हायर लोज वाले स्ट्रक्चर ने भी आपको बता देना था, RSI वगैरह ने भी आपको बता देना था, बाकी कई चीज़ों ने आपको बता देना था कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हुआ है और मूविंग एवरेज भी अब ऊपर आ गई है। तो 20 को आप डेली के ऊपर कभी कभार आपके किसी ना किसी काम आ सकती है, इसको इतना इग्नोर ना कर देना कि मैंने कह दी जी कोई औकात नहीं है। कभी कभार ये बड़े शानदार बाकी चीज़ों के साथ मिल के आ जाए ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाती है। खैर, अभी मैं कहता हूँ जी मुझे 20 की नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से मूविंग एवरेज पे क्लिक करता हूँ। इस दफ़ा मैं कहता हूँ मुझे 50 की मूविंग एवरेज चाहिए। 50 की मूविंग एवरेज मतलब, और ये देखो मूविंग एवरेज कौन सी चाहिए आपको, ये मूविंग एवरेज मेथड जो सा है सिंपल सेलेक्ट हुआ है। अगर इस पे क्लिक करते हो आप तो एक्सपोनेंशियल भी है, स्मूदर भी है और लीनियर भी है। आपने इन तीनों को कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सिंपल और एक्सपोनेंशियल ज़्यादातर लोगों के मुंह से आप सुनोगे, और एक्सपोनेंशियल भी बहुत कम सुनोगे। सब सिंपल ही यूज़ करते हैं, आपने भी सिंपल ही यूज़ करनी है, ठीक है। कोई आपको फैंसी होने की ज़रूरत नहीं है, अपना नुकसान ना करवाना, ठीक है। बड़े से बड़े ट्रेडर का एनालिसिस देखोगे वो सिंपल मूविंग एवरेज ही यूज़ करता है, आपने भी वही यूज़ करनी है, आपके काम भी यही आने वाली है। तो उसके बाद अप्लाई टू क्लोज। अप्लाई टू क्लोज का मतलब है कि पिछले 50 पीरियड्स की अगर मैं एवरेज ले रहा हूँ ना, तो पिछली 50 कैंडल्स के क्लोज के ऊपर इसको अप्लाई करना, क्योंकि क्लोज ही मैटर करता है। ये ना हो पिछली 50 कैंडल्स के हाई के ऊपर अप्लाई किया हो, इससे पिछली 50 कैंडल्स के हाई को प्लस करके 50 पे डिवाइड कर रहे हो, वो एवरेज गलत आ जाएगी। क्लोज के ऊपर आपने अप्लाई करना है हमेशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द क्लोज। विक्स हाई लो मैटर नहीं करते, सही है। अब 50 की मूविंग एवरेज हम ड्रॉ करते हैं, ओके करेंगे। ये देखो 20 में और 50 में फर्क देख रहे हो। 50 की मूविंग एवरेज इतनी ज़्यादा वायोलेट नहीं होती। ये देखो, अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा था ना ये वाला, तो कितनी देर मार्केट यहाँ पे 50 के पास पास जाके कहीं ना कहीं, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो एग्जैक्टली 50 से ही नीचे गिरेगी, हो सकता है उसने पिछले हाई को या लो को फॉलो करना हो। तो यहाँ पर आइडिया आपको 20 और 50 का लाजमी हो गया होगा कि इनमें इतना डिफरेंस क्यों है। मैं बल्कि एक काम करता हूँ, मैं 50 को भी डिलीट करता हूँ। मैं आपको ना पहले एक सेकंड ज़रा 20 की एक अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 20 की है और साथ एक 50 की भी अप्लाई करते हैं, सही है। ये 50 की भी हम, ये 52 हो गया 50, और इसका कलर चेंज करते हैं ना ताकि हमें पता चले 20 की कौन सी है, और 50 वाली को हम ऑरेंज कर लेते हैं, सही है। ये देखो अब 20 वाली में और 50 वाली में डिफरेंस देख रहे हो। 20 वाली कैंडल्स के साथ साथ मूव करती रही है, 50 वाली कैंडल्स से थोड़ा दूर है। यहां पर देखो, यहां पर भी उसके पास आई थी, नीचे गिरी थी, यहां पर मार्केट फिर से उसके पास जा रही है। 20 वाली को कोई इतना खास मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं कर रही, बेशक मार्केट चोपी हुई है। और 50 वाली स्टिल अभी भी कैंडल्स के पास आई है, कैंडल्स ने अभी तक टच नहीं किया 50 वाली को, सही है। बड़ी मूविंग एवरेज है, आराम आराम से मूव करेगी। अब मैं ज़रा इन दोनों को डिलीट करूं और मैं आपको एक एवरेज ड्रॉ करके दिखाऊं 100 की।
डेली चार्ट के ऊपर, और इसको हम ये कर देते हैं, ब्लू एक्वा कर देते हैं। ये लो 100 पीरियड की मूविंग एवरेज, पिछले 100 दिनों की एवरेज, वो ऐसे काम करती है। देखो अगर ये एवरेज इस टाइम यहाँ पे है ना, ये लेवल इस जगह पे है, तो स्केल पे ये लेवल देखो कौन सा है, 1,25,300 समथिंग का लेवल है। वो कर्सर ला के देख लेना कौन सा लेवल है, ठीक है। ये लेवल, प्राइस का ये लेवल एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। अगर मार्केट कहते हैं कि मूविंग एवरेज अगर कैंडल्स से ऊपर है तो ट्रेंड डाउन का है, मूविंग एवरेज अगर कैंडल्स के नीचे है तो ट्रेंड बाय का है। ये चीज़ गलत है। 100 पीरियड की मूविंग एवरेज अगर कैंडल्स से ऊपर है तो ट्रेंड डाउन का है। 100 पीरियड की मूविंग एवरेज अगर कैंडल्स से नीचे है तो ट्रेंड बाय का है। जब मार्केट अपनी 100 पीरियड की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर लेगी ना, तब हम समझेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। मार्केट अपनी 100 पीरियड की मूविंग एवरेज को पहले एज अ सपोर्ट यूज़ करेगी, उसके बाद उसको तोड़ेगी, फिर एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करेगी, फिर नीचे गिरना शुरू होगी। यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ था, यहाँ पे आके हमें पता चला कि ट्रेंड वाकई में अब डाउन का हो चुका है। ये वाला सारा हिस्सा हमारा ज़ाया हो गया, मीट ऑफ द मूव हमने ले लिया। लैगिंग इंडिकेटर, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, ना कि ट्रेंड मेकिंग इंडिकेटर या ट्रेंड लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है। जब यहाँ पे 100 के हिसाब से देखो, यहाँ पे जब ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हुआ था ना, हर दिन कैंडल नीचे आना शुरू हुई थी, तो मूविंग एवरेज यहाँ पे आके रुकी और उसके बाद स्टिल थोड़ा थोड़ा ऊपर जाती रही। कैंडल्स नीचे आ रही हैं, एवरेज ऊपर जाती जा रही है, क्योंकि 2, 4, 5, 10 कैंडल्स के नीचे क्लोज से इस एवरेज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार। किधर 100 पॉजिटिव क्लोज और किधर 5 नेगेटिव क्लोज, तो एवरेज ने भी ऊपर ही जाना है मेरे भाई। यहां पे कहीं पे आके जब काफी सारी कैंडल्स नीचे गिरी है ना, तो एवरेज देखो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना आप मोड़ा है, ठीक है। यहां पे मार्केट 100 वाली को बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट करती है, उसने रिस्पेक्ट किया, एज अ रेजिस्टेंस यूज किया और मार्केट नीचे गिरना है। हमें यहां पे पता चला कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब देखो एवरेज भी साथ साथ नीचे गिर रही है, कैंडल्स भी साथ साथ नीचे गिरती रही हैं। अब यहां पे आके मार्केट नीचे गिरना बंद हो चुकी है। स्ट्रक्चर भी और बाकी कई चीजें भी हमें बता रही हैं। तो अभी अगर मार्केट ऊपर जाती रहती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे सीधी होगी, मार्केट आके इसको टच करेगी, एज अ रेजिस्टेंस यूज कर सकती है, और उसके बाद इसको अगर तोड़ लेती है तो एज अ सपोर्ट यूज करके मार्केट ऊपर जा सकती है। ट्रेंड वापस बाय का रिवर्स हो सकता है। 100 की मूविंग एवरेज को अगर मैं आपको H4 चार्ट पे दिखाऊं तो ये देखें, H4 चार्ट के ऊपर ज़्यादातर जो मूविंग एवरेजेस हैं ना, उनमें से 100 वाली एक ऐसी है जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, ठीक है। लेकिन आपने मूविंग एवरेज को H4 या H1 चार्ट के ऊपर अकेली मूविंग एवरेज को देखते हुए बाय या सेल नहीं कर देना। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर मार्केट अपनी मूविंग एवरेज के पास आई है, यहां से सेल कर दोगे, मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर गई है, कुछ क्लोजेस दे दिए उसने मूविंग एवरेज से ऊपर, ठीक है। हो सकता है उसने पीछे वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना हो, वो स्ट्रक्चर यहां पे आके बनता हो, तो यहां से मार्केट गिरेगी, ठीक है। मार्केट H4 के ऊपर आपको सिंपल मूविंग एवरेज को आपने देखते हुए सेल नहीं कर देना। पहली बात तो ये आपने देखना है कि ट्रेंड कौन सा है, डाउन का है। डाउन के ट्रेंड में आपने सेलिंग की ट्रेड लेनी है। सेलिंग की ट्रेड आपने कब लेनी है, जब मार्केट ने अपनी मूविंग एवरेज को आके टच किया, सेल कर दोगे? नहीं, बेवकूफ़ी कर रहे हो। 1 स्टार ट्रेड नहीं, बताऊंगा आगे जाके आपको, आपने इसको कैसे यूज करना आपको खुद भी पता चल जाएगा यार, ठीक है। और जितनी बड़ी मूविंग एवरेज होगी उतना ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होगी, जितने बड़े चार्ट के ऊपर वो बड़ी मूविंग एवरेज होगी उतनी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होगी। मैं 50 को और 20 की मूविंग एवरेज को ट्रेड्स करने के लिए यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं 50 और 20 की मूविंग एवरेज को ड्रॉ ज़रूर करता हूँ, देखता ज़रूर हूँ, लेकिन उनके ऊपर मैं ट्रेड नहीं करता। H4 चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज को देखते हुए मैंने बहुत कम ट्रेड्स ली हुई हैं। ये D1 चार्ट के ऊपर मुझे बड़ी शानदार ट्रेड्स मिल जाती हैं मूविंग एवरेज को देखते हुए। और अगर आप H1 पे चले जाते हो तो पिछले 100 घंटों की एवरेज ये आपको बता रही है।
ठीक है, ये देखो H1 के ऊपर तो देखो ना, पिछले चार्ट्स को भूल जाओ, H1 के ऊपर देखो ये ट्रेंड यहां से, अगर कैंडल्स ऊपर है ट्रेंड बाय का है, अगर कैंडल्स नीचे आ चुकी हैं ट्रेंड सेलिंग का है। उस खास एरिया के अंदर उसको रख के देखो, आपको चीजें थोड़ी क्लियर होना शुरू होंगी। यहां पर ये देखो मार्केट ने जैसे ही इसको क्रॉस किया मार्केट ऊपर गई है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरी है, इसको नीचे की तरफ क्रॉस किया, एज अ रेजिस्टेंस यूज किया। अब देखो मार्केट ने बेशक इसको परफेक्टली एज अ सपोर्ट यहां पे यूज नहीं किया तोड़ने के बाद, लेकिन बेशक नीचे क्लोज दिए हैं। ये नीचे जो मैं थोड़ा क्लियर करूं आपको, ये देखो मार्केट इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज कर सकती थी ना, नहीं किया, तो अब टूटने के बाद एज अ सपोर्ट यूज करेगी। अब आपको क्लियर नहीं हो रहा कि यहां पे एज अ सपोर्ट कैसे यूज किया है मार्केट ने तो नीचे भी क्लोजेस दिए हुए हैं। तो यार आप क्या चाहते हो, मार्केट क्या परफेक्टली ऐसे टच करके भाग जाए आपकी मूविंग एवरेज को? यार वहां पे थोड़े से खुद क्रिएटिव हो जाओ कि मार्केट नीचे आ रही है, क्लोज दे रही है, लेकिन हायर हाइज भी तो बनाना शुरू कर दिए मार्केट ने, हायर लो भी तो बनाया। उसके बाद मार्केट बेशक उसको परफेक्टली वो नहीं कर रही, रिस्पेक्ट नहीं कर रही, लेकिन मार्केट वहां से ऊपर उठ रही है, मार्केट नीचे जाना भी पसंद नहीं कर रही। तो यहां पर मार्केट ने उसको एज अ सपोर्ट यूज किया हुआ है, सही है। उसके बाद देखो मार्केट ऊपर उठी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडल्स अगर ऊपर आ गई हैं तो ट्रेंड बेशक थोड़ी देर के लिए बाय में जाने वाला है, लेकिन जाने वाला। कैंडल्स अगर नीचे आ गई हैं, आप देखो ना यहां पर कितने प्यारे तरीके से कैंडल्स ने उसको रिस्पेक्ट किया मूविंग एवरेज को। आपको यहां पे आके भी पता चला हो ना कि कैंडल्स ऐसे बनने के बाद मुड़ गई हैं, यहां पे आके भी पता चला हो, तो आप सेलिंग कर सकते हो यार, ठीक है। यहां पे फिर से मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज किया, लेकिन ट्रेंड ओवरऑल वो बड़े चार्ट के ऊपर भी हमें लगता है कि बाय में जाने वाला था। तो यहां पर भी H1 के ऊपर भी अभी कैंडल्स इसको ऊपर जाने के बाद एज अ सपोर्ट यूज करके ऊपर जा रही हैं। स्टिल मैं फिर से कह रहा हूं कि ये इतने काम के सिग्नल्स नहीं है। H1 के ऊपर, H4 के ऊपर एक तो बड़ी मूविंग है यहां पे अगर आप ड्रॉ कर देते हो ना, 50 की करते हो यार, ये लो 50 वाली, और उसके बाद आप 20 की भी एक कर देते हो रेड। ये देखो, मुझे पता है आपके लिए चार्ट इस टाइम थोड़ा सा मैसी हो गया, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि 20, एक सेकंड जरा मैं पोज कर रहा हूं 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज आपको H1 तो क्या डेली चार्ट के ऊपर भी कंफ्यूज कर रही थी, कोई खास रिजल्ट्स नहीं दे रही थी। ये जो ऑरेंज वाली 50 है, ये भी आपको डेली चार्ट के ऊपर किसी हद तक कुछ अच्छे रिजल्ट्स दे रही थी, आगे जाकर भी बताऊंगा इनको यूज कैसे करना है। 100 वाली का हमने देखा कि डेली चार्ट के ऊपर हमें अच्छा बता रही थी कि किसी हद तक अच्छा, मजीद अच्छा बता रही थी, बाकी दोनों से अच्छे सिग्नल्स हमें दे रही थी। एक और मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं, इनको मैं डिलीट करता हूं, और आपने परेशान नहीं होना, हमने इनको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज नहीं करना। इनको यूज करना कैसे है, बड़े मजे से आपको बड़ा अच्छा तरीका बताऊंगा, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपका इंशाल्लाह ये फेवरेट इंडिकेटर बनने वाला है। मूविंग एवरेज पे हम दोबारा क्लिक करते हैं, मैं अप्लाई करता हूं 200 की मूविंग एवरेज, इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। अब ये डेली चार्ट है, ये देखो 200 पीरियड्स की सिंपल मूविंग एवरेज डेली चार्ट के ऊपर। मजा आया देख के? पिछले 200 दिनों की मूविंग एवरेज, ये था बाय का ट्रेंड, अब वो कितने आराम आराम से मूव करती है, ये कितनी ढीली है? वो देखो मार्केट उससे ऊपर है, तो बाय का ट्रेंड देखो कितनी देर तक चलता रहा। जैसे ही मार्केट ने आके इसको यहां पे क्रॉस किया, थोड़ी सी चोपी मार्केट हुई, क्लियर लोअर लोज लोअर हाइज जब पहले पहले बनना शुरू हुए, उसके बाद जब बन गए तो फिर देखो मार्केट 200 वाली को कितने शानदार तरीके से जब जब इसके पास आई है गिरी है, और दिनों को, हफ्तों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से गिरी है, ठीक है। और यहां पे ये देखो, यहां पे मार्केट चोपी हो गई है, लेकिन स्टिल मूविंग एवरेज नीचे थी
तो ट्रेंड हम कह सकते थे कि बाय का था, मार्केट ऊपर जा रही थी। चोपी मार्केट में वैसे भी मूविंग एवरेज देखो ना सीधी हो गई है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन 200 वाली सीधी होने के बाद भी मार्केट देखो उसको कितने शानदार तरीके से फॉलो करती है। तो अगर कभी आपको मार्केट 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर मिल जाए, क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे ना वहां पे। 20 को छोड़ो, 50 को छोड़ो, 200 वाली के ऊपर मिल जाए, कोई ना कोई तो बेनिफिट ले लोगे वहां से। और अभी देखो मार्केट यहाँ पे इसको तोड़ के नीचे आ चुकी है, ट्रेंड डाउन का चल रहा है, और हो सकता है कि वापस ट्रेंड अभी रिवर्स हो जाए ऊपर, क्योंकि मूविंग एवरेज का मूव स्टिल अभी ऊपर की तरफ है। और बाकी चीज़ें भी हमें बता रही हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको खुद भी पता होगा। सिर्फ मूविंग एवरेज इसको देख के तो नहीं हमने कह देना ना कि ट्रेंड बाय का हो गया, ट्रेंड सेल का हो गया। बाकी चीज़ें क्या वो फिर तेल लेने जाएंगी? ठीक है, जो फंडामेंटल्स हैं, जो बाकी वो मार्केट की अपनी एक वो है, क्या कहते हैं, मूवमेंट है, वो मूविंग एवरेज के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है ना। हमने इनको यूज़ करना है बाकी चीज़ों के साथ, बल्कि हर चीज़ को हमने बाकी चीज़ों के साथ मैच करके यूज़ करना है। मैं आपको अब ये बताता हूँ कि मैं इनको कैसे यूज़ करता हूँ। मैं अगर इसको यहाँ से डिलीट करूँ, किसी और चार्ट पे अगर हम जाएं, ऑयल है, ये है, ऑयल पे अगर इसको चलें, यहाँ यूरो पे कर लेते हैं, किसी भी चार्ट के ऊपर, ये वन क्लिक ट्रेडिंग मैं करता हूँ जी। मूविंग एवरेज पे आऊँगा, डेली चार्ट है अभी, 20 की एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करूँगा, इसका कलर हम कर देते हैं रेड। 50 की एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करूँगा, इसको हम उसी तरह से ऑरेंज कर देते हैं। 100 की एक अप्लाई करूँगा, और फिर 200 की एक और अप्लाई करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा गौर करना, ये पूरा जो डाउन ट्रेंड है, इस पूरे डाउन ट्रेंड में जिसकी एग्जांपल हमने पहले भी ली हुई है, सही है, यहां पर ओहो ये देखो, अगर तो मूविंग एवरेजेस कैंडल्स के नीचे हैं तो ट्रेंड बाय का है, अगर मूविंग एवरेजेस ऊपर हैं तो ट्रेंड सेलिंग का है। यहाँ पे आके जो ट्रेंड एक रिवर्स हुआ है ना, यहाँ पर मूविंग एवरेजेस काफ़ी चोपी हो गई हैं, और ये आपस में मिक्स होती रहेंगी, गुंजल बनता रहेगा। चोपी मार्केट में मूविंग एवरेज किसी काम नहीं आने वाली है आपकी। जब ट्रेंड सेलिंग में आया है, ये आपने कैसे देखा कि सेलिंग में आ गया? 20 को देखा, 50 को देखा? नहीं, एटलीस्ट आप 100 को देखोगे कि 100 वाली को जब मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस कर लिया ना, अब ट्रेंड सेलिंग में आ गया। ठीक है, इनको मैं यूज किस तरह से करता हूं? एक तो देखो मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे बता रहा है कि मूविंग एवरेज किस जगह पे है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट किस किस लेवल को फॉलो कर सकती है। उसके बाद 20 की मूविंग एवरेज मेरे किसी काम की नहीं है, 50 की मूविंग एवरेज मेरे किसी काम की नहीं है। अगर मार्केट कभी 100 की मूविंग एवरेज के पास आए और वो लेवल एक पिछला सपोर्ट लेवल भी हो, तो वो मेरा बड़े काम का लेवल है। अब देखो मार्केट ने बेशक 100 पे आके यहाँ से भी मुझे सेलिंग दी थी, यहाँ से भी बेशक 100 से ऊपर आके उसने क्लोजेस दिए हैं, वो मुझे पता है कि ये 100 से ऊपर क्यों गई है। ये लेवल है यार, मेन लेवल ये है, मार्केट इसके आसपास कहीं जाना चाह रही है। अब चूंकि मार्केट ने 100 के लेवल को भी, 100 की एवरेज को भी तोड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिक्टली ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल को टच करे। मार्केट ने, बुल्स ने 100 की मूविंग एवरेज क्रॉस की हुई है डाउन ट्रेंड में। 100 की मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद बुल्स वीक होंगे यार, यहां पर वो मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर आएंगे। हाँ, यहाँ आसपास कहीं आगे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएंगे, वापस मार्केट नीचे गिर जाएगी। उसके बाद देखो यहां पर फिर से 100 से सेलिंग मिली, यहां पर मुझे 50 से ही सेलिंग मिल गई, और यहां पर मैंने 50 से सेलिंग की थी। क्यों की थी ये आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, यहां पर मैंने वाकई में 50 को देखते हुए सेलिंग की थी, यहां पर नहीं की थी। ठीक है, यहां पे की थी, यहां पे भी की थी। सही है, क्यों की थी आगे जाके बताऊंगा मैं हर चार्ट के ऊपर ना। अब देखो यूरो यूएसडी का मैंने एक ये चार्ट ओपन किया हुआ है, डेली चार्ट है, और उस पर मैंने 4 मूविंग एवरेजेस ड्रॉ की हुई हैं। सही है,
मैं अब देखो ना, मेरा जो चार्ट है काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया, इसमें मैं कोई ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं यूरो यूएसडी का एक और चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ये इसको भी डेली कर लेता हूँ, ग्रिड खत्म कर देता हूँ। ट्रेंड लाइंस वगैरह मैं इस पर ड्रॉ कर लूँगा, एवरेज मैं इस पर ड्रॉ कर लूँगा, ट्रेंड लाइंस इस पर ड्रॉ कर लूँगा, कोई और इंडिकेटर एक और चार्ट ओपन करके उस पर ड्रॉ कर लूँगा। सारा कुछ मैंने एक ही चार्ट के ऊपर ड्रॉ नहीं करना, वो पागल साइंसदान वाला माहौल बन जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं आपको यूएस ऑयल पे लेके जाऊँ ना, तो यहाँ पर भी हम मूविंग एवरेजेस ड्रॉ करते हैं। 20 की एक ड्रॉ करते हैं, रेड करते हैं, 50, 100, 200। ये देखो, ये ऑयल का डेली चार्ट है। यहाँ पर इस डाउन ट्रेंड को भी अगर मैं आपको दिखाऊं ना, इस डाउन ट्रेंड में कितनी ही जगहों पे मार्केट ने 100 की मूविंग एवरेज को बड़े शानदार तरीके से फॉलो किया हुआ है, ठीक है। और 200 की तो बात ही ना करो। अब यहाँ पर आप कहोगे कि 200 की एवरेज के मार्केट ऊपर गई है, और फिर ये ज़रा टेक्निकल है, इसको समझो। मैंने याद है आपको पिछले कुछ लेवल्स में बताया था कि इस गैप के आने के बाद इस लेवल से, ये 83 के लेवल से हमने बड़ी शानदार सेलिंग की थी और बड़े अच्छे प्रॉफिट्स हमने उठाए थे। आपको पता, जब ये मार्केट नहीं चली हुई थी ना, ज़रा गौर करना, आपको समझ आ जाएगा। जब आगे इतना मार्केट नहीं चली थी, ये गैप आया था और उसके बाद कैंडल्स यहाँ पे थी, तो ये 200 की मूविंग एवरेज है ना, वो यहाँ पे थी। समझ आई मेरी बात की कि क्यों यहाँ पे थी? क्योंकि आगे अभी ये कैंडल्स नहीं चली थी। इस लाइन ने वक्त के साथ साथ खुद को एडजस्ट करना है। मार्केट नीचे गिरी है तो वो लाइन भी नीचे गिरी है, ठीक है। जब मार्केट नीचे नहीं गिरी हुई थी ना, ये लाइन एग्जैक्टली यहां पर आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर से आके ऐसे हुई थी। ये लेवल बहुत शानदार था, कई वजहों से ये लेवल 83 का बहुत शानदार था। और फिर सोने पे सुहागा ये होगा कि 200 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज एग्जैक्टली, ये जो कैंडल्स अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं ना, ये देखो, ये जो कैंडल्स बनी हुई है ना, ये जो विक्स बनी हुई है, एग्जैक्टली इस जगह पे मूविंग एवरेज थी। ऐसे मार्केट ने अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर विक्स लेके गई, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। सिर्फ ये देखने की देर थी, हमने यहां से सेलिंग की है और अग्रेसिवली हमने यहां तक सेल किया था इसे, ठीक है। और देखो, रस्ते में 20 की मूविंग एवरेज भी आ रही थी, इसकी कोई औकात नहीं थी। 100 पे आके मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, लेकिन स्टिल मार्केट ने नीचे गिरना था। क्यों गिरना था बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो बाद में जब मार्केट नीचे गिर गई है, आगे दिन गुजर चुके हैं, कैंडल्स बन गई है, तो मूविंग एवरेज अभी ऐसे नीचे आई हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको कोई चार्ट की हिस्ट्री दिखा रहा हूं ना, ये देखो, अगर मैं आपको ये वाली हिस्ट्री दिखा रहा हूं, ये, तो यहां पर आप कहोगे कि मार्केट ने 100 को क्रॉस किया, ऐसे ऐसे किया, फिर ऊपर गया, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। ओ मेरे भाई, जब ये सारी मार्केट नहीं ना चली हुई थी, तो यही 200 की एवरेज थी। अभी मार्केट ऊपर गई है तो ये 200 साथ साथ ऊपर गई है, पीछे से उसने अपने आप को एडजस्ट करना है, ऊपर जाना है, पीछे से ये चोपी होती रहेगी, पीछे हिस्ट्री मैटर नहीं करती उसके लिए। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अगर मैं आपको हिस्ट्री में इसकी कोई एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, तो अगर वो पुरानी हिस्ट्री है, उसके बाद मार्केट काफी चल चुकी है, तो यहां पर ये 200 को मार्केट, आप कहते हो ना फॉलो नहीं कर रही थी, मेरे भाई जब मार्केट यहां पे थी तो 200 यहां पे थी। अभी देखो कितना ऊपर गई है, 200 साथ साथ ऊपर गई है, पीछे से भी थोड़ा थोड़ा ऊपर होके तो कैंडल्स के ऊपर आ गई है। तो वो हमारे किस काम का? हमने तो अभी देखना है कि अभी मूविंग एवरेज कहां पे है। ये लो, यहां पे मार्केट 20 और 50 को तो मैंने वैसे ही आपको कहा कि आपने कुछ नहीं समझना। यहां पे जैसे ही मार्केट अपने 100 पे आई है, उठी है वहां से, अभी 100 पे आके थोड़े से, ये देखो 100 से नीचे उसने क्लोज दिया हुआ हमें, लेकिन मैं इस क्लोजिंग को कुछ नहीं समझूंगा। स्टिल 2-4 क्लोज होंगे, कोई और मुझे चीजें नजर आएंगी कि हाँ यार मार्केट ने इसको क्लोज कर लिया और अब इसको रीटेस्ट कर लेती है ऐसे,
तो फिर मैं यहां से सेलिंग करूंगा, कहां तक करूंगा, यहां तक सेलिंग करूंगा। क्योंकि देखो ना, यहां पे अगर आप सेलिंग करते हो तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप कहोगे कि देखो रीटेस्ट होने के बाद यहां पे अगर आप सेलिंग करते हो तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सपोर्ट थी, आपने यहां पे सेल कर दिया, इसके फर्ज कर लिया आपने कि टूट गई है। अगला टारगेट आपका ये बनता है, तो आप क्या कहोगे, मैं इतने छोटे से टारगेट के लिए सेलिंग करूंगा। तो ये मूविंग एवरेज भी तब तक अगर इस टारगेट पे आ जाती है तो यहां तक आप सेलिंग करके उसके बाद बाय की ट्रेड भी लगा सकते हो, क्योंकि ये ना सिर्फ एक लो है, ये 200 पीरियड की एवरेज भी इसके साथ जुड़ जाएगी यार। और 200 पीरियड की एवरेज के पास मार्केट बड़े दिनों के बाद जाती है, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देती है आपको वहां से। अब यहां पर ये देखो कितने दिनों के बाद मार्केट वापस 200 की एवरेज पे गई, यहां पर मार्केट ने 200 को वायोलेट किया, नीचे गिरे, ठीक है। यहां पर मार्केट ने 200 से हमें सेलिंग नहीं दी, उसके बाद इसको क्रॉस किया, बाय का ट्रेंड चल रहा था, इस वजह से भी कह सकते हैं उसने हमें यहाँ पे 200 को रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन मैं आपको अगले लेक्चर में बहुत बड़ी वजह बताने वाला हूँ कि यहाँ पर मार्केट ने 200 की एवरेज को भी रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। मूविंग एवरेज को एक्चुअली आपने कैसे यूज़ करना है, हिस्ट्री को छोड़ दो, मूविंग एवरेजेस की हिस्ट्री देखना शुरू करोगे तो वो चोपी होती है, सही रिजल्ट्स नहीं वहाँ पे आपको नज़र आ सॉरी यार, क्योंकि मूविंग एवरेजेस ने अपनी शेप चेंज कर ली होती है अगले बनने वाली कैंडल्स के मुताबिक, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज होगे कि यहाँ पे इसने फॉलो नहीं किया, वहाँ पे नहीं किया। जो प्रेजेंट है वहाँ पे मूविंग एवरेजेस को देखो कि वहाँ पर वो कैसा काम कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ना, ये कितनी ही जगहों पे आपको 100 वाली से कितनी शानदार बाइंग मिली हुई है। 100 वाली के एग्जैक्टली पास जाके मार्केट जब वापस अंदर आई है तो यहां से ही बाय कर लेते, 100 वाली को रिस्पेक्ट। देखो इस मूव का मतलब ये है, इस पूरे मूव का मतलब ये है कि 100 वाली ने धक्का मार दिया है, ये धक्का था जो कंफर्मेशन थी, और ये आगे मीट ऑफ द मूव है, ठीक है। तो ये कौन सा H4 चार्ट में हम आए ना, तो अभी यहां पे H4 चार्ट में हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है मूविंग एवरेजेस के हिसाब से वो ये 200 वाली है, ठीक है। मार्केट देखो, अब मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा कि मार्केट ने यहां पे 100 वाली को इतना प्यारा फॉलो क्यों किया, और उसके बाद 20 वाली से भी मार्केट ने बाइंग ले ली। अब आप जो कंफ्यूज हो रहे हो ना कि कभी कभार मार्केट 20 वाली से भी बाइंग लेके बैठी हुई है, और कभी कभार 100 वाली को भी कुछ नहीं समझती, 200 वाली को भी कुछ नहीं समझती, ये आपको अगले लेक्चर में क्लियर होने वाला है। लेकिन अगले लेक्चर पर जाने से पहले मेरी आपसे स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट है कि चार्ट को ओपन करें, मूविंग एवरेजेस ड्रॉ करें, हिस्ट्री देखें या ना देखें, लेकिन एक चार्ट बना के रख लें अपने पास 20, 50, 100 और 200 वाली मूविंग एवरेजेस का, सही है। जो पेयर आप ट्रेड कर रहे हैं हर पेयर का एक चार्ट बना के रख लें मूविंग एवरेजेस के साथ, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे बाकी चीज़ों के साथ जब आप फॉलो करके उनको देखोगे, सही है। अब नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उससे पहले आप मूविंग एवरेजेस को ड्रॉ करें, थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा इनके साथ फेमिलियर हों, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएगा जो क्रीम है ना, वो मैं आपको अगले लेक्चर में देने वाला हूँ मूविंग एवरेजेस की। और सिर्फ मूविंग एवरेजेस को लेके नहीं, अगले लेक्चर में तो आपको मूविंग एवरेजेस की, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो क्रीम है वो तो आपको मिल ही जाएगी, और मज़ा आ जाएगा आपको कि मूविंग एवरेजेस इस तरह से आपको कितनी कितनी शानदार ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती हैं। मैंने क्रीम की बात की है ना यार, कोर्स की पूरे जो क्रीम है ना वो समझ लो कि अब स्टार्ट हो रही है। जब इसको स्टार्ट किया था, आपको लेक्चर नंबर 1 याद होगा, मैंने एक बात कही हुई है कि हम इसको अभी से रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं, और कोशिश ये है कि 25 से 30 लेक्चर्स सोचा हुआ था कि टोटल इसके बनेंगे, और 1 महीने के अंदर अंदर स्टूडेंट इसको कवर कर ले, इस तरह से इसको डिज़ाइन करेंगे। लेकिन आज लेक्चर नंबर 25 हमारा एंड हो रहा है, और अभी तक हम सिर्फ मूविंग एवरेजेस पे पहुंचे हैं। अभी यकीन करो बहुत कुछ बाकी पड़ा हुआ है, बहुत ही कुछ बाकी पड़ा हुआ है। आगे ऑनवर्ड्स जो लेक्चर्स अब आप लोगे ना, आई मेक श्योर कि एक एक लेक्चर
आपको एक एक पूरी पूरी बुक का नॉलेज दे के जाएगा। पूरे कोर्स की जो क्रीम है ना, वो समझ लो अब से स्टार्ट हो रही है। और मुझे लग रहा है, अभी तो खैर इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, कहाँ पे हमने इसको 25-30 टोटल लेक्चर्स का सोचा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन 40-45 के अराउंड या 50 तक ये लेक्चर्स जा सकते हैं, जिस तरह से मैं डीपली जाके चीज़ें आपको इस कोर्स में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। और आगे तो खैर जो कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं वो तो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, और वो शायद आपको कोई और सिखाए भी ना। तो इसीलिए मैं इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि पूरा दूँ अपना आप, जो भी मेरे पास उस एक ख़ास टॉपिक को लेके जितना भी नॉलेज है वो मैं सारा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अगले लेक्चर्स में। और इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। अब ये बाकी लेक्चर्स हमारे जो आगे से स्टार्ट हो रहे हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट और आप लोगों के फेवरेट भी होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू जी, मिलते हैं अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।